वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे फॉल्ट पर, अर्थात भ्रंश क्या होते हैं। दोस्तों, आप लोग पिछली कक्षा में ये पढ़ चुके हैं। पिछली जो हमारी क्लास रही है वो अर्थ मूवमेंट से रिलेटेड थी कि कौन कौन से जो फोर्स हैं वो कार्यरत हैं। आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। दोस्तों, यूपीएससी की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग इसमें कुछ मैपिंग की भी बात करेंगे। और मैपिंग को तैयार करते समय आप लोगों को बहुत सारे माउंटेन्स भी याद हो सकते हैं और कुछ नदियों का जो बहाव क्षेत्र है, जो फ्लो एरिया है, वो कौन कौन सा है उसके बारे में भी पता लग सकता है। तो फॉल्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग को मज़ा भी आएगा। पूरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, चलते हैं फॉल्ट पर और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द फॉल्ट या भ्रंश क्या है। तो भ्रंश एक्चुअल में दोस्तों जब अर्थ मूवमेंट्स होता है, जो अर्थ की क्रस्ट पर पाए जाने वाली जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब रिलेटिवली मूव करती हैं एक दूसरे के सापेक्ष, तो उस समय पर अलग अलग टाइप के फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो कई बार फॉल्ट्स या भ्रंश, जिसे हम एक तरीके का खड्ड या खड्डा कह सकते हैं, वो पैदा होते हैं। तो भ्रंश क्या है इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, जो टेंशनाइज मोमेंट होता है, तनाव मूलक जो मोमेंट होता है अर्थ की क्रस्ट के बीच में, उसके कारण भूपटल में जो अर्थ की क्रस्ट है उसके सारे चट्टानों का मोमेंट हो जाता है, वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न जो संरचना होगी वो भ्रंश कहलाएगी। एक बार फिर, तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न जो भी संरचना होती है उसे भ्रंश कहते हैं। इसे हम अलग एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा फिगर है हमारे पास में। ये एक भ्रंश से संबंधित उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन है और 5, 6, 7 पार्ट्स इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे फॉल्ट प्लेन क्या होता है, फॉल्ट डिप क्या होता है, अपवर्ड साइड क्या होती है, अप थ्रोन साइड, डाउन थ्रोन साइड क्या होती है, हैंगिंग वॉल क्या होता है, फुट वॉल क्या होता है, फॉल्ट स्कार्प क्या होता है। तो इस टाइप की कुछ डेफिनेशंस हैं। आप लोग इसका जो सीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं उसके आधार पर भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा अपथ्रोन साइड है, अपथ्रोन साइड से आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर की ओर उठी हुई साइड्स होती है, ये अर्थ की क्रस्ट है और ये वाला जो हिस्सा है ये अपथ्रोन साइड्स है। और अगर हम डाउन थ्रोन साइड्स की बात करते हैं तो ये डाउन थ्रोन साइड्स है। दोस्तों, इसी के साथ हम ये देखेंगे कि जो फॉल्ट स्क्रैप है, फॉल्ट स्क्रैप आप लोग देख सकते हैं, ये फॉल्ट स्क्रैप स्कार्प है। फॉल्ट स्कार्प का जो मतलब होता है वो भ्रंश का किनारा, अर्थात जहाँ पर ये जो फॉल्ट क्रिएट हो रहा है वो फॉल्ट स्कार्प कहलाता है। इसे भ्रंश का किनारा भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो लटकती हुई दीवार है या जो हैंगिंग वॉल है वो कौन सी है, तो ये वाली हैंगिंग वॉल कहलाती है। ये लटकती हुई है और इसमें स्ट्राइक जो है या जो डिप है हमारा वो कितना है। तो डिप को देखने के लिए आप लोग इसे एक स्टेप से करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये अपथ्रॉन हुआ है और यहाँ पर क्रस्ट ऊपर की ओर चली गई और ये डिप जो है वर्टिकल एंगल एक्सप्रेस्ड। तो ये डिप मतलब नीचे की ओर कितना ये जो अर्थ का डाउन थ्रोन साइड्स आई है वो कितना नीचे आई है, तो ये एंगल होता है एक तरीके का। पर अगर हम वर्टिकली देखें तो वर्टिकली ये जो एंगल आएगा ये एंगल ऑफ डिप कहलाता है और इसके साथ में कितना ये डिप हुई है उसे हम देख रहे हैं। ये नीचे वाला जो है हमारा जो फुट वॉल है वो कहलाती है फुट वॉल, और ऊपर का जो होता है वो हमारा हैंगिंग वॉल या शीर्ष वॉल के रूप में जाने जाती है। तो इससे संबंधित और भी हम फिगर देख सकते हैं कि जो भ्रंश के पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें बेसिकली 5 मेन पार्ट्स हम इस फिगर में देख रहे हैं और आप लोग इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है ये फॉल्ट प्लेन है जिसके सारे मूवमेंट हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये एरो और ये एरो, ये इसके साथ जो है
एक डाउन थ्रोन साइड्स जा रही है और एक अप थ्रोन साइड्स है जो ऊपर की ओर जा रही है। तो इस टाइप के जो जिसके भी सहारे जौन से भी प्लेन के सहारे ये मोमेंट होता है उसे हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं, या विभंग तल कह सकते हैं, या भ्रंश तल कह सकते हैं। और यह वह सतह होती है जिसके सहारे मोमेंट होने से जो रॉक्स हैं, जो हमारे क्रस्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यह परपेंडिकुलरी भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, या किसी कर्व के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर हम जर्नलाइज कहें तो ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका कोई जर्नल लॉस नहीं होता है। तो फॉल्ट प्लेन जिसके सहारे दो सतह या दो प्लेटें जो हैं मोमेंट करती हैं, रिलेटिवली एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, तो इस प्रकार का जो प्लेन होता है वो हमारा फॉल्ट प्लेन कहलाता है। दोस्तों इसमें दूसरा जो पार्ट है वो फॉल्ट ट्रेस है। फॉल्ट ट्रेस मतलब एक तरीके का बेड है जहाँ जिसके सहारे वो चलता है। तो इसे हम, ये वाला जो रेड साइन है यहाँ पर उसने दिखाया हुआ, ये फॉल्ट ट्रेस है, इसे देख सकते हैं। तीसरा पार्ट देखेंगे फॉल्ट स्कार, जिसे मैं बात कर रहा था, फॉल्ट का किनारा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फॉल्ट का किनारा है। आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं फॉल्ट किनारा, जो नीचे की ओर जाने के बाद ऊपर वाली जो हमारी क्रस्ट है उसका जो ये सामने से हिस्सा दिखाई देता है, ये फॉल्ट का किनारा दिखाई देता है। इसे हम फॉल्ट का किनारा या कहेंगे जो ढाल बना है वो हमारा क्या कहलाता है, फॉल्ट स्कार्प कहलाता है। आगे देखते हैं जो चौथा पार्ट है इसमें वो हैंगिंग वॉल है, और हैंगिंग वॉल जो लटकती हुई दीवार है वो कहेंगे, और ये ऊपर की ओर जाती है, और जो फुट वॉल है वो नीचे की ओर चली जाती है। तो इस टाइप से इसमें 4 या 5 या 6 या 7 जो डेफिनेशंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखेंगे। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ द फॉल्ट कितने प्रकार का होता है, यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग इसमें डिस्कस भी कर चुके हैं फॉल्ट प्लेन। तो फॉल्ट प्लेन क्या है, सरफेस दैट मोमेंट हैज़ टेकन ए प्लेन विद इन द फॉल्ट। ऑन दिस सरफेस द डिप एंड स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट इज़ मेजर्ड। तो यहाँ पर हम स्ट्राइक और डिप को मेज़र करते हैं और इसके सहारे जो है मोमेंट होता है। हैंगिंग वॉल द रॉक मास रेस्टिंग ऑन द फॉल्ट प्लेन। तो फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो रह जाती है उसे हैंगिंग वॉल, और फुटवॉल रॉक मासेस बेनिथ द फॉल्ट प्लेन, और जो नीचे की ओर है वो हमारी फॉल्ट प्लेन कहलाती है। स्लिप डिस्क्राइब द मूवमेंट, आप लोग यहाँ साथ में देख सकते हैं, अगर इसे देखना चाहेंगे तो इस टाइप से करके इसका वो है, इसका एक्चुअल विजुलाइजेशन है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम यहाँ इसे देख सकते हैं। ये एक जो ऊपर का वो है पार्ट हमारा, जिसे हम हैंगिंग वॉल के रूप में जानते हैं, ये ऊपर है, और ये जो नीचे है ये हमारी जो है फुट वॉल है। तो इस तरीके से करके हमारी ये पैरों के नीचे आ गई, और ये जो है हमारा ढाल है जिसे हम डिप के रूप में जान रहे हैं। इस टाइप से करके हम इसे देख सकते हैं, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो फॉल्ट जो पार्ट्स ऑफ द फॉल्ट है वो फॉल्ट प्लेन, हैंगिंग वॉल, फुट वॉल, स्लिप, स्ट्राइक स्लिप, और ऑब्लिक मतलब तिरछा, स्लिप हो गया है ना, इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइक स्लिप एंड डीप स्लिप। आगे चलते हैं दोस्तों, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, ये टाइप्स ऑफ जो फॉल्ट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली 3 माने जाते हैं, और हम यहाँ पर 4 की बात करेंगे। पहला जो पार्ट है वो हमारा सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट है। चट्टानों में जब दरार पड़ती है उसके कारण दोनों जो भाग हैं क्रस्ट के वो अपोजिट डायरेक्शन में खिसक जाते हैं, और उसी को हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। नॉर्मल फॉल्ट में जो मूवमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फॉल्ट होगा। इसके बाद जो आता है वो हमारा व्युत्क्रम जो फॉल्ट है वो आएगा। हम इसे एक वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इसके पहले प्रकारों पर चर्चा करते हैं। तो सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, नति लंबी सरपन, या फिर हम इसे पार्श्वी या लेटरल इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो लेटरल जो फॉल्ट है वो पार्श्वी या नति लंबी सरपन कहलाता है। सरपन मतलब सरकना, स्लिप करना। और दूसरा सोपानी या स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप, जिसमें एक टेरेस बन जाती है। इस टाइप के जो फॉल्ट्स हैं वो कई बार होता है,
और यह प्रक्रिया एक साथ नहीं होती है, इसके साथ साथ कई बार ये अलग अलग समय पर घटित होती है, तो इसलिए इसे हम सोपानी या स्टेप फाल्ट भी कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब किसी भूभाग में, पृथ्वी का कोई भी हिस्सा, उसमें भ्रंशन का इस तरह से निर्माण होता है कि सभी जो फॉल्ट प्लेन हैं उसके जो ढाल हैं वो एक ही दिशा में होते हैं और सीढ़ीदार एक तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो इसी को हम स्टेप फाल्ट के रूप में जानते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं भ्रंशों के प्रकार जो है, इनका विजुलाइजेशन कैसा दिखता है, तो हम इन पर चर्चा करेंगे। ये इस टाइप से कुछ मोमेंट दिखाए गए हैं, आप नॉर्मल फॉल्ट को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और बीच का जो दबा हुआ हिस्सा है वो हमारा भ्रंश स्कार्प है और उसी से हमारा ये भ्रंश पैदा हुआ है। रिवर्स में या व्युत्क्रम जो हमारा भ्रंश है उसमें सेम अपोजिट डायरेक्शन ये एक कंप्रेशन फोर्स पैदा करती है, कंप्रेशन दोनों तरफ से आकर भींच देती है और बीच का जो हिस्सा है वो फॉल्ट फॉर्म क्रिएट करता है। तीसरा साइनेस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप है। साइनेस्ट्रल मतलब ये साइन कर्व के फॉर्म में बनती है और साइन कर्व जो होता है आप लोग जानते होंगे, इस टाइप से करके जो फोल्ड होते हैं वैसे बनता है और ये साइनेस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप कहलाती है, या इसे हम पार्श्विक अतिलंबी कह सकते हैं। आगे डेक्स्ट्रल स्ट्राइक स्लिप है, ये भी एक डेक्स्ट्राइल स्लिप कहलाती है और इसमें आप एरो के साइन देख रहे होंगे और यहाँ जो बन रहा होगा हिस्सा उसे हम डेक्स्ट्रल स्ट्राइक स्लिप कहते हैं, तो इधर ये एरो के हिसाब से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भ्रंशन द्वारा कौन कौन सी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और यही कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। दोस्तों अलग अलग जगह पर पृथ्वी पर इस टाइप के फॉल्ट या भ्रंश पड़े हुए हैं जिनसे बहुत सारे माउंटेन्स या फिर नदियाँ जो रिवर वैली हैं वो क्रिएट हुई हैं और उन्हीं रिवर वैली से कुछ नदियाँ बह रही हैं। जैसे हम बात करते हैं राइन रिवर की, या फिर नाइल रिवर जो अफ्रीका में बहती है, राइन जर्मनी में बहने वाली मुख्य नदी है। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में नर्मदा नदी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो भ्रंश घाटी में लोग मानते हैं। अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन अधिकतर जो साइन हैं वो इसी ओर इंडिकेट करते हैं कि जो नर्मदा जो रिवर है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का जो हिस्सा है और उसी के द्वारा एक फ़ाल्ट बना है और उसी फ़ाल्ट में जो है नर्मदा नदी बह रही है जो अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र से निकल कर के आती है। तो दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है भ्रंशन द्वारा स्थलाकृतियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द टोपोग्राफी ड्यू टू फॉल्टिंग। तो देखते हैं कौन कौन सी टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली तीन जो आकृति हैं, जो टोपोग्राफी हैं वो बनती हैं भ्रंशों के द्वारा या फॉल्ट की एक्टिविटी के द्वारा। द फर्स्ट इज़ हॉस्ट और सेकेंड इज़ ग्राबेन एंड थर्ड इज़ रिफ्ट वैली। यहाँ ग्राबेन और रिफ्ट वैली में बहुत अंतर नहीं होता है, ये एक ही होती हैं। जो भ्रंश के द्वारा, जो फॉल्ट के द्वारा अर्थ का जो नीचे बैठा हुआ भाग होता है जिसे हम फॉल्ट स्कार्प कह रहे हैं, या भ्रंश का जो किनारा है वो जब नीचे धंस जाता है तो उससे ग्राबेन या रिफ्ट पैदा होती हैं, जबकि ऊपर जो हिस्सा होता है उठा हुआ वो हॉर्स्ट कहलाता है। दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं विजुलाइज करके। तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ मैंने गूगल अर्थ से एक जो फ़ोटो है वो ली है। राइन नदी, यहाँ अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, राइन नदी जो है वो जर्मनी में है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है, आप इसे याद करेंगे। अगर इसको आप सही से देखेंगे तो यहाँ पर इस फिगर में कुछ इस टाइप से करके ये दो माउंटेन दिखाई देते हैं और एक माउंटेन ये, ठीक है, ये दो माउंटेन है यहाँ पर, एक ये वाला है और एक ये वाला माउंटेन है। इसी टाइप से एक यहाँ पर है और एक ये वाला माउंटेन है। इसके बीच का जो हिस्सा है वो नीचे धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और दूसरे उसमें फिगर में हम इसे जूम करते हैं और चलते हैं, ये देखेंगे तो यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं जिसे हम वासजेस और हॉर्स माउंटेन के रूप में जानते हैं, ये एक और हैं दोनों के दोनों, और उसके दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट और ओडेनवाल्ड माउंटेन हैं।
ये दोनों माउंटेन चारों जो हैं वो जर्मनी में है, और आप इसे इस टाइप से लोकेट कर सकते हैं। ये ब्लैक फॉरेस्ट है, और इसके आगे चलते हैं तो ये ओडेनवाल्ड है। इसी तरीके से वासजेस माउंटेन है, और इसके आगे जो है वो हमारा हॉर्स माउंटेन है। इसके बीच में आप देख रहे होंगे एक वैली है, जो बेसेल एक सिटी है जर्मनी का, और बेसेल से लेकर ये इस टाइप से करके चलती चली जाती है, और इसका जो लंबाई है वो लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर के आसपास बैठेगी। और ये बिनजेन नाम का एक शहर है जर्मनी का, वहाँ तक या उससे थोड़ा सा और 10-20 किलोमीटर आगे तक चली जाती है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग करीब ऐसे ही 30 से 40 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वाली जो यहाँ से रिवर जाती है, रिवर राइन रिवर इसके अंदर से बहती है, और इसे हम राइन नदी घाटी कहते हैं। और ये एक रिफ्ट का उदाहरण है यूरोप में। आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से खुद से जूम करके देखेंगे, जो बेसेल सिटी है वहाँ से लेकर के बिनजेन तक का। और देखते हैं इसके बाद ऐसी बहुत सारी नदी घाटियों के उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे जॉर्डन नदी घाटी, डेथ वैली, डेड सी। तो जॉर्डन नदी घाटी जो है वो संसार की सबसे लंबी रिफ्ट है, और इसमें जॉर्डन नदी है, और रेड बेसिन आता है, रेड सी का जो बेसिन है वो भी सी का पार्ट है, जाम्बेजी रिवर है, और नाइल रिवर्स है। इस टाइप से करके लगभग 4800 या लगभग 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक रिफ्ट वैली है, और सबसे लंबी रिफ्ट वैली वही है जिससे नाइल रिवर निकल कर आती है। कुछ और अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर डेड वैली है, जो एक अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ये कैलिफोर्निया स्टेट है, और वहाँ पर डेड वैली मिलती है जहाँ पर काफ़ी गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, चिनूक। और चिनूक के नाम पर अमेरिका में एक जो हेलीकॉप्टर है, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, वो बनाया गया है, और उसकी डील भारत में भी हुई है। तो जिसका यूज़ जो है हम लोग कुछ गर्म स्थलों पर, या जहाँ पर वायु का दबाव कम हो जाता है, ऐसे जगहों पर भारी सामान को ले जाने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है। चिनूक उसमें एक सटीक इंस्ट्रूमेंट बैठता है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बैठता है, तो ये उसी का हिस्सा है डेथ वैली का। इसी टाइप का एक एग्ज़ाम्पल है डेड सी का, और डेड सी जो है वो भी एक रिफ्ट वैली है जो एशिया, पश्चिमी एशिया में पाई जाती है। तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये और भी उदाहरण हैं। अगर हम समुद्र तल के नीचे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी रिफ्ट घाटियाँ या ग्राबेन मिलती हैं, महासागरों की तली में मिलने वाली कुछ रिफ्ट घाटी। तो उनमें से कुछ का नाम है, जैसे क्यूबा। क्यूबा आप लोगों को पता होगा, जो कैरिबियन सी है उसमें क्यूबा नाम की एक आइलैंड है, या वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कुल मिलाकर के कैरिबियन आइलैंड्स के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक क्यूबा है, और उसके समीप जो है बार्टलेट ट्रफ है। एक ट्रफ मतलब एक गहराई, एक डीप है, ठीक है। और इसी टाइप के डीप जो हैं अलग अलग जगह मिलते हैं महासागरों के अंदर। तो आप लोग उसकी देख सकते हैं, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की इसकी गहराई है। और जावा अगर हम देखेंगे, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया के आसपास का जो आइलैंड है वहाँ पर जावा द्वीप है। आप लोग गूगल पर चेक करेंगे तो दूर से एक लाइन बनी हुई दिखाई दे जाती है, डार्क लाइन, तो वो जावा द्वीप है। इसी तरीके से फिलिपाइन द्वीप है, और द्वीप मतलब गहरा या एक गर्त, जिसे हम गड्ढा कहते हैं। मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर के आसपास गहरा है, और यह संसार का सबसे गहरा डीप माना जाता है। ये भी एक प्रकार का जो ग्राबेन है वो है। इसी तरीके से स्कॉटलैंड, जो आप लोग यूके का पार्ट देखते हैं, तो स्कॉटलैंड के दोनों ओर माउंटेन दिखते हैं, और बीच का जो भाग है वो नीचे दिखता है, जो एक तरीके से मैदान है, जो कभी प्लिस्टोसीन एज में बना हुआ है। प्लिस्टोसीन एज में कई बार आप लोगों को पता होगा कि जो आइस एज था वो आया, 4 बार आइस एज आया, और फर्स्ट टाइम जो स्टडी हुई थी प्लिस्टोसीन एज की वो स्कॉटलैंड के स्थलों से, और जो यूके के स्थल हैं वहाँ से
मिलती है। तो उसी से ये मैदान बना था और पहले ये जो था एक फॉल्ट रहा होगा, एक जो भ्रंश था वो रहा होगा। दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ पर एक बे ऑफ स्पेंसर है, स्पेंसर की खाड़ी जो ऑस्ट्रेलियन बाइट के पास है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। वो भी एक रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल्स है। इसी तरीके से भारत में भी इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में और इसके आसपास जैसे नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं तो वो भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश नदी घाटी है, तो नर्मदा, भारत में नर्मदा जो है रिवर है वो एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप और भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भ्रंश से संबंधित जानकारी मिली होगी और इसी रोचक जानकारी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। एक नए विषय के साथ पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे और जैसा कि मैं हर क्लास के बाद आप लोगों को विश करता हूं, उसी तरीके से आज भी आप लोगों को बहुत बहुत विश है। आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने ज्ञान को, अपनी मेहनत को समाज के विकास में लगाएं और डेल्टा एकेडमी के साथ जुड़े रहें। तब नई क्लास के साथ मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।